दोस्तों मणिपुर में जो यहाँ पर वायलेंस हमको देखने को मिला है दो समुदायों के बीच में, कुकी और मैतेई समुदायों के बीच में बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ है। बहुत ज्यादा क्लैशेस देखने को मिला, डेथ देखने को मिला। यहाँ तक कि महिलाओं की नेक्ड परेड तक हमको देखने को मिली थी इस प्रकार की घटनाओं में। बहुत सारी रिपोर्टें आ रही हैं अब जिनसे पता चलता है कि मणिपुर का जो वायलेंस है सिर्फ स्पॉन्टेनियस नहीं था, मतलब अचानक नहीं हुआ ये, बल्कि प्लान्ड और एथनिकली टारगेटेड था। बोला जा रहा है कि पहले से ही कुछ हिस्टोरिकल रीजन ऐसे रहे थे, ठीक है, जैसे कि एथनिक डिवीजन है, मेतेई वर्सेस कुकीजो, लैंड डिस्प्यूट रहे, सोशियो पॉलिटिकल मार्जिनाइजेशन भी रीजन बताया जाता है। लेकिन कन्फ्लिक्ट को और भड़काने में हेट कैंपेन ने काफी ज्यादा सहारा दिया। मतलब डिजिटल मीडिया पर बहुत ज्यादा भड़काऊ भाषण दिए गए एंड कुछ पॉलिटिकल लीडर के स्टेटमेंट ने भी इसके लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ऐसे ही ये नहीं हो गया है इतना बड़ा क्लाइसिस। मतलब वायलेंस एक तरह से सिस्टमेटिकली बिल्डअप किया गया था, ना कि सिर्फ लोकल लेवल पर क्लैश ही देखने को मिला। ट्रिब्यूनल ने साफ बोला है कि वायलेंस प्लान्ड था। खास तौर पर एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया जिसको एथनिक वायलेंस बोलते हैं। स्टेट मशीनरी, मतलब हमारे देश का कानून, ऑर्डर व्यवस्था, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सब खत्म हो गए थे। किसी ने भी अच्छे से काम नहीं किया, सरकार हो गई फेल। बात करते हैं अभी ट्रिब्यूनल की तरफ से जो भी रिजल्ट आया है, इसको किसने बनाया था। तो पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज, पीयूसीएल ने 2024 में इसका निर्माण किया है। इसके चेयरपर्सन हैं कुरियन जोसेफ, एक्स सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। मेंबर हैं इसके एक्स हाई कोर्ट जजेस, आईएएस आईपीएस ऑफिसर, लॉयर, जर्नलिस्ट, प्रोफेसर। मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी ये ज्यूरी रही थी। इससे ट्रिब्यूनल की क्रेडिबिलिटी और सीरियस नेचर क्लियर हो जाती है। रिपोर्ट काफी डिटेल में प्रस्तुत करी गई है, 694 पेज में ये रिपोर्ट आई है। इसमें बताया जाता है कि अभी भी 60,000 से ज्यादा इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपुल कैंप में रह रहे हैं। मतलब रिहेबिलाइजेशन और पीस बिल्डिंग अभी तक प्रॉपरली नहीं हो पाई है। क्लैश को रोकना तो दूर की बात है। रिपोर्ट ने एक की ट्रिगर आइडेंटिफाई किया है कि मणिपुर हाई कोर्ट का ऑर्डर जो आया था कि मैतेई को हम एसटी का दर्जा दे देते हैं, कुकीजू और नागास जैसे ट्राइबल ग्रुप्स को लगा कि इससे उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जैसे कि लैंड का राइट, रिजर्वेशन खतरे में पड़ जाएगा। ऑलरेडी से ये लोग ऊपर उठे हुए हैं, सरकार में इनका पार्टिसिपेशन अच्छा है। पिछड़े हुए लोग तो हम हैं, हमारे अधिकार कम हो जाएंगे, रिजर्वेशन कम हो जाएगा। इसी वजह से ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट चालू हो गए, धरना प्रदर्शन चालू हो गए। प्रोटेस्ट मोस्टली पीसफुल थे, लेकिन कुछ जगह वायलेंस हुआ और फिर ये जो आग है पूरे स्टेट में फैल गई थी। दूसरा नैरेटिव क्या था, कुकी पर आरोप लगाया गया कि वो पॉपी कल्टीवेशन कर रहे हैं, मतलब इलीगल वो गांजा की खेती कर रहे हैं, भांग की खेती कर रहे हैं। सीएम बीरेन सिंह ने वार ऑन ड्रग्स चालू कर दिया। इससे प्रोपेगेंडा ये हुआ कि कुकी लोग ड्रग के माफिया हैं, जिसने एथनिक जो हॉस्टिलिटी है उसको और भी ज्यादा बढ़ावा दे दिया था। ट्रिब्यूनल ने सर्वाइवर और विक्टिम से पूरे मणिपुर जैसे कि बिष्णुपुर, चूड़ाचांदपुर, इम्फाल ईस्ट वेस्ट, कांगपोकपी, सेनापति आदि में मिलकर टेस्टिमनीज कलेक्ट करी। ये जो टेस्टिमनी है, इनसे क्लियर हो गया है कि स्टेट अथॉरिटीज ने लोगों को प्रोटेक्ट करने में कोई भूमिका ही अदा नहीं करी है, चुपचाप सोते रहे हैं। लोग अपने हाल पर रह रहे थे, फेंड ऑफ देमसेल्व्स। ट्रिब्यूनल ने सिर्फ स्टेट ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार के ऊपर भी क्वेश्चन खड़े किए हैं। बोला है कि केंद्र सरकार ने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी अच्छे तरीके से नहीं निभाया है। इसमें हम ये नहीं बोल सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की गलती है। मतलब पूरे कन्फ्लिक्ट में स्टेट और केंद्र सरकार दोनों का हाथ रहा है, ऐसा इस ट्रिब्यूनल ने बोला है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इस पहले एडिटोरियल को, जो कि बिहार में चल रहे एसआईआर रिवीजन पर बेस्ड है। शुरुआत में हम बात करते हैं दोस्तों कि हमारे देश की जो वोटर लिस्ट है उसमें रिवीजन करना क्यों जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है, तो हमें उनके नाम हटा देने चाहिए। इसके अलावा जो गलत डिटेल्स हैं, इनएक्यूरेट डिटेल्स है, उसमें हमें कुछ सुधार करना है। एक ही व्यक्ति का नाम बार बार आ जाना, डुप्लीकेशन होना, मतलब यहाँ भी नाम है और जहां वो कमाने गया वहां भी उसका नाम। ऐसे लोग जिनको वोट देने का हक नहीं है, इन एलिजिबल एंट्रीज को हटाना, फेक या फिर घोस्ट वोटर्स,
ऐसे वोटर जो असल में मौजूद नहीं हैं, उनको हटाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सारी गड़बड़ियाँ इलेक्टोरल फ्रॉड को बढ़ावा देती हैं, जैसे कोई दूसरा व्यक्ति किसी और के नाम से वोट डाल दे, इम्पर्सोनेशन जिसको बोला जाता है, या फिर एक व्यक्ति बार-बार वोट डाल दे। ऐसा वो व्यक्ति अपने मन से भी कर सकता है और उसको करवाया भी जा सकता है चुनाव में जीतने के लिए। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि अगर इलेक्टोरल रूल्स ही गलत है तो लोगों का भरोसा ही टूट जाता है। अब आप ये समझ लीजिए कि वोटर लिस्ट में ऐसी-ऐसी गड़बड़ी हैं कि एक व्यक्ति एमपी में भी वोट डाल दे रहा है और महाराष्ट्र में भी वोट डाल दे रहा है। इससे क्या होगा? ज़ाहिर-सी बात है कि जिससे भी उसकी पहचान होगी, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, उसका वोट बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से उस व्यक्ति का नाम एक जगह से काटना ज़रूरी है। हालाँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, लेकिन यहाँ पर ये भी है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी तो भूमिका है, जो कि इस सिस्टम को इतने समय से चलाते हुए आ रहे हैं, और इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी गिरने में उनका भी हाथ है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने आप को यहाँ से अलग नहीं कर सकती है। इसके बाद चुनाव आयोग की मुख्य ड्यूटी क्या है कि वो इलेक्टोरल रोल्स, वोटर लिस्ट को साफ सुथरा रखे। लेकिन लोग ईसीआई पर क्रिटिसिज्म करते हैं कि उसने अपना काम अच्छे से नहीं करा है। चुनाव आयोग ने सोचा था कि पारदर्शिता कम होने से, ऑपेसिटी मतलब पारदर्शिता कम करना, उसे स्क्रूटनी से बचा लेगी, जांच पड़ताल से बचा लेगी, मतलब डिटेल छिपा करके वो अकाउंटेबिलिटी से बच सकता है। लेकिन उल्टा हो गया है। इनकंसिस्टेंसीज को ठीक करने की बजाय, मतलब गड़बड़ी को सुधारा नहीं है चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने इंस्पेक्शन और भी मुश्किल बना दिया है। इससे लोग और ज्यादा शक करने लगे हैं, और चुनाव आयोग की जो क्रेडिबिलिटी है एंड इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी है, संस्था की ईमानदारी, इस पर क्वेश्चन उठता है। 1990 के दशक में शेषा टी एन शेषान चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। तब चुनाव आयोग की पावर बहुत बढ़ी थी। उसने इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस पर रोक लगाई थी। मॉडल ऑफ कोड कंडक्ट को सख्ती से लागू किया गया। चुनावी खर्च पर नजर रखी गई। एपिक की शुरुआत करी गई ताकि नकली वोटिंग को रोका जा सके। इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड चालू किया गया था ताकि जो बोगस वोटिंग हो रही थी, नकली वोटिंग, उसको रोका जा सके। उस समय सर्वे में लोग ईसीआई को देश की सबसे बड़ी क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन मानते थे। लेकिन आज ईसीआई की क्रेडिबिलिटी गिर चुकी है और उसका लिगेसी, मतलब छोड़ी हुई परंपरा, भी सवालों के घेरे में है। पॉलिटिकल पार्टीज भी बदल गई हैं। पहले लोकल लेवल कैंपेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, मतलब घर घर जा करके वोट मांगो, मोहल्ले में मीटिंग करो। अब पार्टी डिजिटल कम्युनिकेशन पर ज़्यादा डिपेंड करने लगी। सोशल मीडिया कैंपेन चलाए जाते हैं, फोन कॉल्स की सुविधा हो गई है, एआई चैटबॉट आ चुके हैं। इससे लोकल लेवल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत कम होते जा रही, मतलब ग्राउंड पर वर्कर की इंपॉर्टेंस घटते जा रही। डिजिटल कम्युनिकेशन ज़्यादा इंट्रूसिव बन चुका, मतलब घुसपैठ करने वाला। अब पीएम, सीएम या बड़ा नेता भी सीधे वोटर से जुड़ा हुआ दिखाई देता है, चाहे किसी भी टाइम हो, कोई सी भी जगह हो। लेकिन इसका असर ये हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी ने अपने स्थायी लोकल लिंकेज, मतलब ग्रास रूट वर्कर और लोकल ऑर्ग से जो जुड़ाव था, इसको छोड़ दिया। केवल एक इल्यूजन ऑफ कनेक्शन बना लिया है, मतलब दिखावट के लिए कनेक्शन रखते हैं ये लोग, हो गया। जिस दिन वोट है उस दिन हाथ जोड़ लो, उसके बाद फिर हाथ जोड़ लो, आप दोबारा नहीं आएंगे करके। साथ ही अब पार्टीज प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स पर निर्भर करती हैं। कंसल्टेंट स्ट्रेटजी, मैसेजिंग, कैंडिडेट सिलेक्शन तय कर रहे हैं। लोकल वर्कर का काम सिर्फ डेटा इकट्ठा करना रह गया। इससे पावर सेंट्रलाइजेशन हो रही है और लोकल लेवल वर्कर की भूमिका बहुत ज्यादा घट गई है।
इसका रिजल्ट ये हुआ है कि लोकल लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर हो गया है। यही वजह है कि इलेक्टोरल रोल्स जैसी प्रॉब्लम को ठीक से चेक नहीं किया जा रहा है। आगे चुनाव आयोग के मैनुअल में क्लियरली लिखा है कि वोटर लिस्ट सुधार के दौरान लोकल इलेक्शन ऑफिसर्स को रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी से मिलना है, कंसल्टेशन करना है। ऐसे नहीं होगा। पार्टीज को ड्राफ्ट रोल्स स्क्रूटनाइज करके, मतलब ध्यान से देख करके डिस्क्रिपेंसीज बतानी होगी। पॉलिटिकल पार्टीज, पार्टिकुलरली अपोजिशन में जो पार्टी है, वो पार्टी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए राइटर का कहना है कि इलेक्टोरल रोल मतलब मतदाता सूची की इंटीग्रिटी, सच्चाई और सहीपन किस बात पर डिपेंड करता है कि लोकल लेवल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन और चुनाव आयोग के अधिकारी में कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है। इसी वजह से चुनाव आयोग ने बूथ लेवल एजेंट के सिस्टम की शुरुआत करी थी। अब ये जो एजेंट होते हैं, बीएलएस रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के लोकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। उन्हें उसी बूथ की वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। बीएलएस का काम होता है ड्राफ्ट रोल्स देखना, गलती को ठीक करवाना, मतलब इंक्लूजन, डिलीटेशन, करेक्शन। मतलब बीएलएस ही असली लिंक है वोटर, पार्टी और ईसीआई के बीच में। इसके बाद चुनाव आयोग के जो मैनुअल है, इसमें बहुत सारे सेफगार्ड दिए गए हैं ताकि मैनिपुलेशन को रोका जा सके। बल्क एप्लीकेशन मतलब मास एंट्री अलाउ नहीं है, एक्सेप्ट सेम फैमिली। बीएलएस रोज सिर्फ 10 एप्लीकेशन ही दे सकते हैं, करेक्शन, डिलीशन, डिलीटेशन, एडिशन के लिए। अगर कोई 30 से ज्यादा एप्लीकेशन देता है तो ऑफिसर को पर्सनली वेरीफाई करना होगा। ये सारे रूल्स थ्योरेटिकली बहुत मजबूत चेक एंड बैलेंस सिस्टम बनाते हैं ताकि कोई लार्ज लेवल पर फ्रॉड ना हो सके। इसके बाद चर्चा करी जाती है दोस्तों, कर्नाटका के महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारी इरेगुलरिटीज हमको रिपोर्ट देखने को मिली है। यहीं से क्वेश्चन उठते हैं कि क्या कुछ बीएलएस दूसरों से ज्यादा पावरफुल हो गए हैं? क्या चुनाव आयोग के अधिकारी बीएलएस की मैनिपुलेशन को इग्नोर कर दे रहे हैं? क्या इनकुम्बेंट को बेनिफिट देने वाले बायस हैं, मतलब सत्ता में बैठे लोग? साथ ही ये भी सवाल उठता है कि कुछ बीएलएस ने अपना काम किया है या नहीं किया है। लोकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन इतनी नॉन विजिलेंट क्यों थी? क्या उन्होंने इलेक्टोरल रोल को हेल्दी रखने की जिम्मेदारी नहीं निभाई? ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर उठ करके खड़े होते हैं। ये कंट्रोवर्सी एक्चुअली पार्टीज के लिए अपॉर्चुनिटीज है। अब वे पिछले लोकल यूनिट्स को फिर से एक्टिव कर सकते हैं, जिन्हें टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंट्स ने पीछे धकेल दिया है। ये हमारे लिए एक प्रकार से वेकअप कॉल है कि पार्टीज को सिर्फ इलेक्शन तक लिमिटेड नहीं रहना है, क्योंकि इलेक्शंस के बीच की पॉलिटिक्स ही असली डेमोक्रेटिक आउटकम्स तय करती है। इलेक्टोरल रोल डिवीजन बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये दिखाती है कि भाई हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए लोकल ऑर्गेनाइजेशंस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात यही आ जाती है कि अब सब चीज एकदम क्लियरली दिखने लगी है कि पार्टीज जाग रही हैं, जागरूकता फैल रहा है। केरल में वोटर लिस्ट स्क्रूटनी अब पार्टीज खुद एक्टिवली करती हैं। वो डुप्लीकेट वोटर और मल्टीपल वोटर आईडी पकड़ रही हैं। पार्टी का कहना है कि वो पहले भी शिकायत करती थी, लेकिन अब उनकी कोशिश कंसिस्टेंट और डिटरमाइंड दिख रही है। हिस्ट्री ने हमें सिखाया है, वार्निंग दिया है कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने लोकल लेवल पर डोमिनेंट सेक्शंस के साथ मिलकर के लैंड रिफॉर्म को फेल कर दिया था। आज अगर पार्टीज लोकल ऑर्गेनाइजेशन को वीक छोड़ देंगी तो सिर्फ इलेक्शन नहीं हारेंगी, डेमोक्रेसी इटसेल्फ रिस्क पर हो जाएगी। सिस्टम में बहुत सारे सेफगार्ड बने हुए हैं, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशंस के लीडर शॉर्ट टर्म गोल के लिए न्यूट्रलिटी को छोड़ देते हैं, नॉर्म्स को तोड़ देते हैं, सेल्फ रिस्ट्रेंट नहीं दिखाते हैं, तो इंस्टीट्यूशंस हॉलो हो जाते हैं और सिटीजन का जो ट्रस्ट है वो टूट जाता है। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये पार्टिकुलरली कस्टोडियल टॉर्चर से जुड़ा हुआ है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, छत्तीसगढ़ के कोरबा डिस्ट्रिक्ट में एक घटना घटित हुई है, जिसमें पुलिस की कस्टडी में सुरेश हथेल नाम के व्यक्ति की डेथ होती है। अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया है। उसने बोला है कि पुलिस वालों ने इस व्यक्ति को इसलिए मारा ताकि उसको सबक सिखाया जाए, क्योंकि उसने पब्लिक में मिसबिहेव किया था। ये ऑब्जर्वेशन रूल ऑफ लॉ, मतलब हम ये सोचते हैं कि हमारे देश में कोर्ट है, कानून है, पुलिस वाले हैं, इसके बावजूद भी हमारा भरोसा कम हो रहा है।
मतलब रूल ऑफ लॉ मानने वाले किसी भी इंसान के लिए ये बात परेशान करने वाली हो सकती है। केस की डिटेल की यदि हम चर्चा करें तो ये जो विक्टिम है एक दलित व्यक्ति था। उसे एनलीग पब्लिक मिसबिहेवियर के लिए अरेस्ट किया गया था। अरेस्ट के कुछ घंटे पहले ही मेडिकल चेकअप हुआ उसका, जिसमें तो कोई चोट नहीं थी, लेकिन पोस्टमार्टम में 26 घाव निकले। ट्रायल कोर्ट ने 4 पुलिस वालों को मर्डर का दोषी ठहराया। हाई कोर्ट ने सजा को रिड्यूस करके कल्पेबल होमिसाइड कर दिया। मतलब जानबूझकर उन्होंने हत्या नहीं करे हैं, लेकिन ऐसा काम जिससे मौत हो सकती है, मौत का कारण तो बन गया है। इंटेंट नहीं था, लेकिन नॉलेज थी कि पिटाई करेंगे तो इसकी मौत हो सकती है। अब वायलेंस कैन नॉट बी फ्रेम्ड एज डिटेरेंस। हाई कोर्ट की ये लैंग्वेज, मतलब सबक सिखाना, सिर्फ एक कैजुअल रिमार्क नहीं थी, बल्कि ये इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट को दिखाता है। इस सोच में स्टेट वायलेंस को कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेंस नहीं, बल्कि एक जरूरी डिसिप्लिनरी टूल्स मान लिया जाता है। जुडिशरी को इस प्रलोभन से बचना चाहिए कि वो पुलिस ब्रुचुअलिटी को, पुलिस हिंसा को मोरल जस्टिफिकेशन दे, जैसे कि अभी हमको देखने को मिला है। टीचिंग ए लेसन ना तो संविधान में कोई प्रिंसिपल है, ना ही जस्टिस का कोई मान्य स्टैंडर्ड है। ये वाली जो प्रेस है, दरअसल विजिलेंट लॉजिक, मतलब न्याय खुद करने वाली मानसिकता, यहां से आता है। खुद न्याय करने वाली मानसिकता से आता है। जैसे पुलिस ने खुद से न्याय कर दिया यहाँ पर, जहां वायलेंस का जवाब वायलेंस से दे दिया गया है। ऐसा जस्टिस डर और पनिशमेंट पर बेस्ड होता है, ना कि राइट्स और प्रोसीजर पर। इसके बाद रियल कंसर्न की यदि हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर असली चिंता ये नहीं है कि कोर्ट ने सजा को घटा दिया, बल्कि जो लैंग्वेज और फ्रेमिंग करी है उसको लेकर के यहाँ पर थोड़ी सी टेंशन वाली बात है। जब हाई कोर्ट ने बोला है कि ऑफिसर्स का इरादा सबक सिखाना था, तो उसने अनजाने में उस लॉजिक को नॉर्मलाइज कर दिया जो कस्टोडियल टॉर्चर को जस्टिफाई करता। ये चीज बताती है कि अदालत हिंसा को सिस्टमेटिक रोट, मतलब पूरे सिस्टम की सड़न नहीं, बल्कि एक गलत किस्म की डिसिप्लिन मान रही। यहाँ ध्यान देना यह है कि ये सीमेंटिक्स शब्दों का खेल नहीं है। लैंग्वेज लीगल रीजनिंग सेव करती है, लीगल रीजनिंग पॉलिसी को बनाती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इस तरह की रीजनिंग एक्सेप्ट कर लेती हैं, तो ये पुलिस को सिग्नल दे रही है कि उनका एक्सेस जील भी जस्टिफाइड माना जाएगा। मतलब हाथ पैर तोड़ डालो, मार डालो, जो करना है कर डालो, कोर्ट भी आपको सपोर्ट दे रही। अब वायलेंस एज कास्ट कोडेड इन्फोर्समेंट, इस लॉजिक में विक्टिम की आइडेंटिटी ऑलमोस्ट गायब हो जाती है। कौन है कौन नहीं है, बस मारो पीटो हो गया। विक्टिम एक एससी का व्यक्ति था। ट्रायल कोर्ट ने मैन एक्यूज्ड को एससी एसटी एक्ट से बरी कर दिया। अब आप और क्या सोच लीजिए। और हाई कोर्ट ने भी दखल नहीं दिया। कोर्ट ने बोला है कि वायलेंस कास्ट मोटिवेटेड था, इसका स्पेसिफिक प्रूफ नहीं है। मतलब एससी वाला व्यक्ति चाहे मरे चाहे कुछ हो, कोई मतलब नहीं। लेकिन हकीकत यह है, रूरल इंडिया में एक दलित आदमी का अपर कास्ट पुलिस ऑफिसर के हाथों कस्टोडियल डेथ होना, इसको आप एक्सीडेंट नहीं मान सकते। ये ब्रॉडर पैटर्न है कास्ट हायरार्की का, लॉ इन्फोर्समेंट में कमी का। इसके बाद नैरो रीडिंग ऑफ एससी एसटी एक्ट। यहां पर राइटर का कहना है कि कोर्ट अभी भी एससी एसटी एक्ट को बहुत नैरो तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। कोर्ट कहते हैं कि जब तक एक्सप्लिसिट कास्ट मोटिव या कास्ट स्लर, जैसे गाली देना, धमकी देने का सबूत आपके पास नहीं है, तब तक कानून लागू नहीं होगा। लेकिन सच बात यह है, कास्ट पावर खुद ही वायलेंस को इनेबल कर देती है। इसका नतीजा ये रहता है कि एससी एसटी एक्ट उन मामलों में लागू ही नहीं हो पाता जिनके लिए वो बनाया गया है। हमारे देश में पुलिस थाने में टॉर्चर किया जाना, कस्टोडियल वायलेंस होना, कस्टोडियल डेथ होना सबको पता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जजमेंट में सेफगार्ड दिए हैं, जैसे कि डी के बासु केस, अशोक जौहरी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, स्टेट ऑफ यूपी केस, मुंशी सिंह गौतम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इन सब में बोला जाता है कि जब भी आप हिरासत में लेते हो तो ट्रांसपेरेंसी रखो। पुलिस फोर्स पर स्ट्रिक्ट लिमिटेशन लगनी चाहिए, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। लेकिन रियलिटी क्या है? कस्टोडियल डेथ अलार्मिंग रेट पर जारी है। दलित, आदिवासी और गरीब डिस्प्रोपोर्शनली तरीके से विक्टिम माने जा रहे हैं। और जो जजमेंट आया है, इसका जो लागू होना ऐसा है कि कभी लागू हो रहा है, कभी लागू नहीं हो रहा है। इसके अलावा यदि डेथ हो गई है, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन भी अक्सर वही इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं जो खुद इम्प्लीकेटेड होते हैं।
अब बात करते हैं जुडिशियल इंटीग्रिटी के लिए क्या चीज हो सकती है। यही वजह है कि जुडिशियल लैंग्वेज मैटर करती है। कोर्ट को सिर्फ इंडिविजुअल को पनिश नहीं करना चाहिए, बल्कि उस इंस्टीट्यूशनल कल्चर को भी चैलेंज करना चाहिए जो वायलेंस को इनेबल कर रही है। हर बार जब कोर्ट कहती है कि वायलेंस लेसन सिखाने के लिए था, तो वो मैसेज जाता है कि ब्रूचुअलिटी रिग्रेटेबल है लेकिन एक्सेप्टेबल भी है। कुल मिलाकर के पुलिस को यही संदेश जाएगा। ये लेकिन बहुत ही ज्यादा डेंजरस पैथ है। पुलिस करेक्शन एजेंट नहीं है, वे कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं। कस्टोडियल वायलेंस को जस्टिफाई करना रूल ऑफ लॉ को वीक करता है। छोटे मोटे अपराध जैसे पब्लिक नॉनसेंस पर भी पुलिस ब्रूचुअलिटी को एक्सेप्ट करना प्रोपोर्शनैलिटी, डिग्निटी और ड्यू प्रोसेस को अंडरमाइन करना है। इसके बाद वे फॉरवर्ड में बात करी जाती है कि भाई पुलिस को क्या करना चाहिए था। जरूरत सिंबॉलिक आउटरीच, सिर्फ दिखावटी गुस्सा की नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल चेंज लाने की। कोर्ट ने खाली ऐसा नहीं कि बस गुस्से में बोल दिया, डांट दिया, इसके बाद भूल गए, इससे चीज नहीं बदलने वाली। कोर्ट को साफ मैसेज देना चाहिए था कि कस्टोडियल वायलेंस कभी भी डिसिप्लिनरी नहीं है, ये हमेशा क्रिमिनल है, और जो क्राइम करेगा सस्पेंड अकेला कर दोगे तो पुलिस वाले कभी भी रुकने वाले नहीं हैं, वो लोग हमेशा ऐसे ही करते रह जाएंगे। इसलिए इस चीज को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। SC/ST एक्ट को स्ट्रांगली लागू करना जरूरी है, खास करके जब सोशल पावर वायलेंस टूल बन जाती है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म होना चाहिए, जैसे कि आउटसाइड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को मजबूत करना। प्रोसीजरल सेफगार्ड इन्फोर्समेंट जरूरी है। सबसे जरूरी है जुडिशरी को कभी भी एक्स्ट्रा लीगल इंस्टिंक्ट, मतलब बाहरी न्याय भावना को मोरल शेल्टर नहीं देना चाहिए। इसके बाद वाला जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये पार्टिकुलरली प्रेसिडेंशियल रेफरेंस एंड सुप्रीम कोर्ट की जो पावर होती है, सर्वोच्च पावर जिसको बोलते हैं, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट न्याय को इंश्योर करने के लिए किसी भी प्रकार का जजमेंट सुना सकता है, किसी भी मुद्दे के ऊपर सुनवाई कर सकता है। उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो राज्यपाल होते हैं वो जनता की चुनी हुई सरकार के ऊपर नहीं है। ऐसा नहीं है कि जनता जो चाह रही है उस बिल को, विधेयक को दबा करके वो 3-3 4-4 साल तक बैठे रहें, और जब मुख्यमंत्री दरवाजा खटखटाएगा कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, तब जाकर के आंख खोलेंगे और भेज देंगे राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति भी उनमें से 2-4 ठो को दबा देगा, एक आध 2 ठो को छांटबीन करके सहमति दे देगा। ऐसा नहीं चलने वाला है। 3 महीना के अंदर आपको डिसीजन लेना है। यदि आप 3 महीना के भीतर में नहीं डिसीजन लेते हो, बिल को दबा के रखते हो, तो वो अपने आप पास माना जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। केंद्र सरकार को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का सहारा लिया, आर्टिकल 143 का। ये भारतीय संविधान का एक विशेष प्रावधान है। इसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी कानूनी या फिर संवैधानिक प्रश्न पर सलाह मांग सकते हैं। तो उसी प्रकार की सलाह यहाँ पर चल रही है, उसी पर बेस्ड यहाँ पर हम बातों को देखने वाले हैं। इसमें आप देखेंगे दोस्तों कि काफी तीखी बहस हमको देखने को मिली है अटॉर्नी जनरल एंड हमारे जो CJI हैं गवई की तरफ से। ये बहस बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन थोड़ा बहुत हम इस बहस को जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अपनी बात को सॉफ्ट तरीके से रख रहा है, एकदम सॉलिड स्टैंड नहीं ले पा रहा है सुप्रीम कोर्ट, जबकि केंद्र सरकार एकदम अपना दबदबा बनाते हुए आगे बढ़ते जा रहा है। इस प्रकार की डिबेट हमको दिखाई दे रही। CJI की ऑब्जर्वेशन क्या रही है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने यूनियन गवर्नमेंट से क्वेश्चन किया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट को अपना रोल ऑफ कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का जो रक्षक है, सस्पेंड कर दूं और चुपचाप बैठ जाऊं, जबकि गवर्नर जानबूझकर बिल पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। इससे स्टेट लेजिस्लेचर्स को प्रैक्टिकली डिफंक्स किया जा रहा है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि तमिलनाडु गवर्नर ने कुछ क्रूशियल स्टेट बिल को लगभग 4 साल तक पेंडिंग रखा, बिना ये तय किए, क्या रीजन बता ही नहीं रहे, 4 साल हो गया, पता चला सरकार ही चेंज हो गई लेकिन बिल पास नहीं हो पाए।
मतलब गवर्नर के पास पावर है, लेकिन अगर वो मिसयूज करने लग जाए तो डेमोक्रेसी वीक होती है। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का क्या आर्गुमेंट आया था? केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दे रहे हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 8 अप्रैल जजमेंट में गवर्नर और प्रेसिडेंट पर टाइम लिमिट लगा दिया है। इससे उनके जो अधिकार है, पावर है, उनका जो क्षेत्र है वो कम हो गया है। आप दखलंदाजी दे रहे हैं। अगर गवर्नर एक्शन नहीं ले रहे हैं तो ये पॉलिटिकल स्फेयर के अंतर्गत सॉल्व होगा। कोर्ट में थोड़ी हम इसको लेकर के जाएंगे। मतलब हमारा मामला है, हम ही सॉल्व करेंगे। कौन करेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको सॉल्व करेंगे। आप कौन होते हो सॉल्व करने वाले? सुप्रीम कोर्ट हर प्रॉब्लम का समाधान नहीं कर सकता है। एनजेएसी रेफरेंस एंड सीजीआई का जवाब। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा है कि जैसे एनजेएसी जजमेंट में कोर्ट ने बोला था कि हर ऑर्गन अपने अपने टर्फ में रहे, वैसे ही कोर्ट को भी गवर्नर के मामले में रिस्ट्रेंट दिखाना चाहिए था। सीजीआई गवर्नर का बोला है कि हम सरकार को माइक्रो मैनेज नहीं करते, लेकिन अगर गवर्नर किसी बिल को सालों तक रोक के रखेंगे तो क्या उस पर जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो सकता है? उन्होंने याद दिलाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 42वें नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 को स्ट्राइक डाउन कर दिया था कि उसने उसने जुडिशियल रिव्यू को लिमिट करने की कोशिश करी थी। तो आज कोर्ट कैसे बोल सकता है कि हमारे पास में पावर नहीं, हम पावरलेस हो गए? इसके बाद सरकार की क्या दलील है? टाइम लिमिट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पर आप लगा दो ना, लेकिन गवर्नर और प्रेसिडेंट के ऊपर कैसे लगा दे रहा है? गवर्नर को केंद्र सरकार ने नियुक्त करी है, लेकिन वे स्टेट लेजिस्लेचर का हिस्सा है तो फिर क्यों सरकार को काम नहीं करने देते हैं? राष्ट्रपति तो कभी अपना पैर नहीं अड़ाता है, अड़ंगा नहीं डालता है कि 4 4 साल तक हम सहमति से नहीं जाएंगे। गवर्नर कैसे ये काम कर दे रहा है? इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में जब डेडलाइन नहीं लिखी है तो कोर्ट उसे प्रिस्क्राइब्स नहीं कर सकता है। अब पीएस नरसिम्हा, जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने क्वेश्चन किया, लेकिन अगर कोई टाइम लिमिट ही ना हो तो बिल्स वैक्यूम में लटके रहेंगे। क्या ये एक्सेप्टेबल है कि गवर्नर अगर चाहें तो कभी एक्ट ही ना करें, बस नींद में सोते रहें, कभी जागे ही ना? इसके बाद डिबेट ऑन कंप्लेंट्स की बात करें। केंद्र सरकार की तरफ से बोला जा रहा है कि केवल 2 से 3 स्टेट ने ही गवर्नर्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोई बड़ी फ्लड ऑफ लिटिगेशन तो आ नहीं गई है। अब कोर्ट का कहना है कि गवर्नर का व्यवहार स्टेट टू स्टेट वेरी करता। हमको पता है कि कहाँ दिक्कत है और कहाँ दिक्कत नहीं है। क्या सेंटर ये कह रहा है कि स्टेट गवर्नर के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते हैं? इस पर केंद्र सरकार बोला कि जुडिशरी गवर्नर और प्रेसिडेंट को 3 महीने की टाइमलाइन में बाउंड नहीं कर सकती है। कोर्ट ने बोला है कि अगर रॉन्ग है तो रेमेडी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट संविधान का कस्टोडियन है। तो केंद्र ने क्या बोला? हर ऑर्गन अपने अपने क्षेत्र में कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है। कोर्ट ने बोला अगर हर बार सॉल्यूशन पॉलिटिकल स्फीयर में आप ढूंढोगे ना तो गतिरोध बन जाएगा। मतलब आप हम खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करोगे, हमें पूछोगे ही नहीं, तो गतिरोध तो पैदा होगा ही। गवर्नर वर्सेस डेमोक्रेसी की बात करें तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बोला है कि कोर्ट इस इशू का सॉल्यूशन नहीं दे सकता है। असली सॉल्यूशन पॉलिटिकल स्फेयर में है, क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोगों के प्रति आंसरेबल है। हर 5 साल में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सीजीआई ने शार्पली बोला है कि गवर्नर जनता के प्रति आंसरेबल नहीं होते हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि 8 अप्रैल का जो जजमेंट है, जिसमें कोर्ट ने बोला था कि अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट 3 महीने में डिसीजन नहीं लेंगे तो बिल डीम्ड एसेंट माना जाएगा। मतलब अपने आप पास। ये जुडिशियल ओवर रीच है, सेपरेशन ऑफ पावर बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। कोर्ट को इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। कोर्ट ने बोला है हम समझते हैं कि गवर्नर पर यदि हम स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट लगा रहे हैं ना तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मतलब ये क्या बात हो गई कि आप अपनी खुद की, आपने जो काम किए हैं वो बता रहे हैं कि नहीं हमने ये काम प्रॉब्लमेटिक कर दिए हैं, लेकिन 4 साल तक गवर्नर बिल पर बैठे रहे, ये भी तो ठीक नहीं है। मतलब दोनों प्रकार की बातें यहाँ पर हमको देखने को मिली। ये सीधे डेमोक्रेटिक सेटअप और स्टेट लेजिस्लेचर की इच्छा को अंडरमाइन करने का काम करता है।
न्यूज़ वाले अगले सेक्शन की तरफ यदि हम जाएँ दोस्तों, तो पार्टिकुलरली यहाँ पर हम चर्चा करेंगे श्रीनगर की खूबसूरत और मशहूर डल लेक पर पहली बार रोइंग, कयाकिंग और कैनोइंग रेस का आयोजन किया जा रहा है। अब कश्मीर जैसी जगह में यदि वाटर स्पोर्ट होते हैं तो क्या ही कहना है दोस्तों, आप खुद समझ सकते हैं कि कितना अच्छा मौका मिल गया है खिलाड़ियों का कि भाई आप घूम फिर भी सकते हैं और खेल का आनंद भी ले सकते हैं। डल लेक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। डल लेक के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देख लेते हैं। डल झील कश्मीर घाटी में लोकेटेड है, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में। इसे ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर या फिर श्रीनगर का ज्वेल बोला जाता है। ये भारत की सबसे प्रसिद्ध शहरी झीलों में से एक है, जहां पर टूरिज्म, मछली पालन, इरिगेशन, इकोसिस्टम बैलेंस में अहम भूमिका निभा रहा है। डल झील में यदि आप जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे तैरता हुआ मार्केट है, यहाँ पर बीच में गार्डन भी है, यहाँ पर बीच में सब्जी की खेती भी हो रही है। इस प्रकार से डल झील का पूरा पूरा यहाँ पर यूज किया जाता है। साथ ही साथ टूरिज्म यहाँ पर बहुत ज्यादा फला फूला है। हम लोग लगभग लगभग 1 या 2 साल पहले गए थे डल झील कश्मीर घूमने के लिए। उस समय में एक बोट वाले ने हमें घुमाने का लगभग लगभग 5,000 रुपये लिया था। इतनी ज्यादा भीड़ रहती है दोस्तों, डेली के डेली पूरा एकदम श्रीनगर भरा हुआ रहता है टूरिस्ट लोगों से। इसलिए तो इसके इसको बोलते हैं ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर या फिर श्रीनगर का ज्वेल बोला जाता है। यदि हम इसकी जियोग्राफिक फैक्ट्स की बात करें, ठीक है, तो इसका जो एरिया है दोस्तों 22 स्क्वायर किलोमीटर का है, लेकिन अब ये धीरे धीरे श्रिंक हो रही है। ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटी, वो बढ़ते जा रही है। यदि हम वाटर सोर्स की बात करें, मेनली ग्लेशियल वाटर, स्प्रिंग्स, स्ट्रीम जैसे कि तेलबल नाला से भी पानी आता है, और इसका जो आउटफ्लो है, झील से पानी जाता है झेलम रिवर में। अब आउटफ्लो हो रहा है मतलब ये मीठे पानी की झील है। यहाँ पर कुछ की फीचर्स है, जैसे कि फ्लोटिंग गार्डन देखने को मिलता है, झील पर तैरते हुए खेत जहाँ पर सब्जी उग रही है, हाउस बोट एंड शिकारा है, मुगल गार्डन है जैसे कि शालीमार बाग, निसात बाग इसके किनारे में लोकेटेड है, वेटलैंड इकोसिस्टम है, माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर आती हैं, अंडर रामसर कन्वेंशन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के अंतर्गत इसको माना जाता है। इसके बाद चर्चा करते हैं न्यूज वाले सेक्शन की। यदि हम दोस्तों, तो अभी आप हाल फिलहाल में ये देखोगे कि वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन किया जा रहा है। वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन किया जाना मतलब आप सोच लीजिए दोस्तों कि कितना बढ़िया मौका है हमारे प्लेयर्स के लिए कि आप पार्टिसिपेशन भी ले रहे हैं, खेलों को बढ़ावा भी मिल रहा है, और हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो भी आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि श्रीनगर की जो खूबसूरत मशहूर डल लेक है, यहाँ पर पहली बार वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन किया जा रहा है। ये सारे के सारे जो इवेंट है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के अंतर्गत हमको देखने को मिल रहे हैं। इसका मकसद है कि आने वाले सालों में ओलंपिक्स में इंडिया की वाटर स्पोर्ट्स रैंकिंग में सुधार करना, मतलब डल लेक को एक स्पोर्ट्स का हब बनाने की कोशिश करी जा रही है। पार्टिसिपेंट्स अलग अलग जगह से आए हैं। कुल 409 एथलीट्स हैं। ये एथलीट्स पूरे 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आए। आने वाले 3 दिन में 24 गोल्ड मेडल के लिए कंपटीशन होने वाला है। खास बात है कि 409 में से 202 फीमेल एथलीट्स हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश से 44 एथलीट सबसे ज्यादा है, उसके बाद हरियाणा से 37, उड़ीसा से 34 और केरला से 33 है। मतलब सेंट्रल और कोस्टल स्टेट दोनों ने अच्छा रिप्रेजेंटेशन किया है। डल लेक का जो वाटर एनवायरनमेंट है ना, यूरोप के जैसा है, मतलब वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट वेन्यू ये बन सकता है। ये फेस्टिवल जम्मू कश्मीर के साथ पूरे इंडिया की हिडन टैलेंट को सामने लेकर के आएगा। वाटर स्पोर्ट में ओलंपिक में 16 मेडल्स होते हैं, और अगर इंडिया फोकस करेगा ना तो इंटरनेशनल रैंकिंग में इम्प्रूव हम कर सकते हैं। ये अपने आप में पहला कंसोलिडेटेड ओपन एज चैंपियनशिप है। इसमें 14 कयाकिंग और कैनोइंग इवेंट एंड प्लस 10 रोइंग इवेंट भी होने वाले हैं। खास बात यह है कि सारे इवेंट ओलंपिक्स में होते हैं, और इसके लिए हमारे छात्रों को तैयार करना, प्लेयर को तैयार करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद वाला जो न्यूज आर्टिकल डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये केरला से जुड़ा हुआ है। केरला अब ऑफिशियली इंडिया का पहला फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट बन गया है। इसका मतलब यह है कि अब हर व्यक्ति को बेसिक डिजिटल स्किल आ जाता है, मोबाइल चलाना, कंप्यूटर ऑपरेट करना, इंटरनेट का यूज करना। ये अचीवमेंट डीजी केरला प्रोजेक्ट के अंतर्गत पॉसिबल हुआ है। डीजी केरला प्रोजेक्ट का एम था डिजिटल डिवाइड को पाटना,
मतलब जिन्हें टेक्नोलॉजी आती है और जिनको नहीं आती है उनके बीच के गैप को खत्म करना। ये प्रोजेक्ट ग्रास रूट लेवल पर सभी लोकल बॉडीज जैसे कि पंचायत एंड म्युनिसिपल पार्टीज में लागू किया गया था। इस हिस्से में एक सिंबॉलिक मूवमेंट का जिक्र किया जाता है, वो क्या चीज है इसको आप समझिए। सीएम विजयन ने फॉर्मल अनाउंसमेंट के बाद 104 साल के अब्दुल्ला मौलवी बकवी एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट आसमनूर पंचायत से वीडियो कॉल पर बात करी। ये बुजुर्ग डिजी केरला प्रोजेक्ट के सबसे पुराने स्टूडेंट में से एक है। इससे मैसेज ये गया कि डिजिटल लिटरेसी सिर्फ युवाओं के लिए नहीं बल्कि सभी एज ग्रुप्स के लिए है, इवन 100+ ईयर ओल्ड सिटीजन्स तक के लिए है। यहाँ पूरे डेटा और अचीवमेंट का डिटेल दिया जाता है कि सर्वे में 1.5 करोड़ लोग को कवर किया गया। इसमें से 21 लाख लोग डिजिटल इलिटरेट निकले, मतलब डिजिटल स्किल नहीं आती थी, ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद 21 लाख लोगों ने सक्सेसफुल ट्रेनिंग प्लस इवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया, मतलब लगभग 99.98% लोगों को डिजिटल लिटरेसी मिल गई है। सीएम विजयन ने बोला है कि एक ऐसा मॉडल है जो पूरे देश के लिए एग्जाम्पल था। इसके बाद वाला जो न्यूज़ आर्टिकल है दोस्तों, ये पार्टिकुलरली म्यांमार में जो माइग्रेशन हो रहा है म्यांमार से हमारे देश के राज्यों में, उस पर बेस्ड है। म्यांमार के साथ में हमारी काफ़ी लंबी सीमा शेयर होती है, तो सीमा शेयर होने के साथ ही साथ लोग अपनी संस्कृति को भी शेयर करते हैं। काफ़ी टाइम पहले तो जंगल एरिया रहा होगा दोस्तों, लोगों का आना जाना, कुछ लोग उधर चले गए वहीं पर बस गए, शादी ब्याह हुआ, कभी इधर से लड़की मांगे कभी उधर से लड़की मांगे, कहीं कोई काम करना है तो कभी कोई काम करना है, इस प्रकार ये सिस्टम चल रहा था। इसको हम बोलते हैं फ्री मूवमेंट रिजीम पॉलिसी। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए बायोमेट्रिक्स सिस्टम लागू किया गया है, जिसमें कहना चाहिए अब कम से कम हमारे पास में रिकॉर्ड रहता है कि कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। लगभग 42,000 नेशनल्स, म्यांमार के जो नेशनल्स हैं वो मैप किए गए हैं दिसंबर 2024 से। टेम्परेरी तौर से देखा जाए 4 स्टेट में ये लोग रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड में। हमारे देश में फ्री मूवमेंट रिजीम पॉलिसी चलती है, लेकिन जो फॉर्मर सीएम मणिपुर हैं उन्होंने इसको आउटसाइडर इन्वेजन बताया था, मतलब ये लोग घुसपैठ कर रहे हैं फ्री मूवमेंट रिजीम का सहारा लेकर के। असम राइफल्स ने इसको बाद में क्लेरिफाई किया है, नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये घुसपैठ नहीं है, ये लोग 2-4 दिन रहते हैं फिर वापस चले जाते हैं। यदि हम फ्री मूवमेंट रिजीम की बात करें, 1967 में आप देखेंगे 40 किलोमीटर तक का जो एरिया है फ्री मूवमेंट रिजीम के अंतर्गत आता था, इसको घटा करके 2004 में 16 किलोमीटर कर दिया जाता है और 2024 में और भी कम करके इसको 10 किलोमीटर कर दिया गया है। अब ये जो फ्री मूवमेंट रिजीम है, इसके माध्यम से लोगों का आना जाना होता था, मतलब एक प्रकार से सरकार ने भी सुविधा दी थी कि आपके संबंध हैं, आपके रिश्तेदार वहां रहते हैं, आपको कोई चीज खरीदने जाना है बेचने जाना है तो ट्रेड भी होगा और आना जाना भी होगा।